अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एनपीटी एंड न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, एनपीटी का मतलब क्या होता है जी? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये उसका एब्रीवेशन है। एनपीटी एंड न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें देखना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी है क्या। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? यूरेनियम एटम के स्प्लिट होने से जो एनर्जी हमें हासिल होती है उससे क्या बोलते हैं? हमें न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम्स इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि जो यूरेनियम का एटम होता है जब वो टूटता है तो उसमें से जो एनर्जी गेन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? जो यूरेनियम एटम के टूटने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फिशन। तो हमें स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। यूरेनियम का जब एटम टूटता है तो उसमें से हमें क्या हासिल होती है? न्यूक्लियर एनर्जी हासिल होती है। ये केमिस्ट्री की टर्म है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। जस्ट इतना ही काफ़ी है कि यूरेनियम का एटम जब टूटता है, स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है, स्मैश होता है, तो उसमें से जो एनर्जी हमें हासिल होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। और जब वो न्यूक्लियर यूरेनियम का एटम टूटता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशन बोलते हैं हम। तो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल किस लिए होती है? न्यूक्लियर एनर्जी एटम बॉम्ब में और ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल डेली लाइफ के यूज़ में है कंट्रीज़ के, वो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी मुआवन साबित होती है, मददगार साबित होती है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट एंड एटॉमिक बॉम्ब। न्यूक्लियर इनरिचमेंट दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। एक तो पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पीसफुल पर्पस के लिए इस तरह यूज़ होगी कि हम इसे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जो कि एज अ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी। और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए एटॉमिक बॉम्ब के लिए इस्तेमाल होती है। तो इट्स मीन जो न्यूक्लियर एनर्जी है बहुत पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, एक पीसफुल के लिए और एक डिस्ट्रक्टिव के लिए। पीसफुल के लिए इलेक्ट्रिसिटी है और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए एटॉमिक बॉम्ब है। वर्ल्ड वार टू एंड यूज़ ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। वर्ल्ड वार टू में जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया था वो अमेरिका ने यूज़ किया था अगेंस्ट जापान। उसका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वर्ल्ड वार वन में तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं मिलता, लेकिन वर्ल्ड वार टू में जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल है इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में जो हमें यूजेज मिलता है वो मिलता है एटॉमिक बॉम्ब का, जो कि अमेरिका ने जापान पे गिराया था। उसका नाम है हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये वर्ल्ड वार टू का मेन इवेंट भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बैरूच प्लान 1946 एंड न्यूक्लियर कंसर्न्स। जैसे ही अमेरिका जापान पे टू बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी गिराता है और उसके बाद वो एक प्लान मुरतब करता है जिसका नाम है बैरूच प्लान। वर्ल्ड वार टू जैसे ही ख़त्म होती है तो वो बैरूच प्लान इंट्रोड्यूस करवाता है। बैरूच प्लान का मकसद क्या होता है? बैरूच प्लान का मकसद ये होता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको फैलने से बचाया जा सके। यानी कि ये सिर्फ दो कंट्रीज़ के दरमियान ही रहे, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। तो अमेरिका ने ये प्लान इंट्रोड्यूस करवाया कि एक बैरूच प्लान है, इसके तहत कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय अमेरिका और रशिया के। यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी इसको लिमिटेड रखा जाए। लेकिन ये वो दौर था जब न्यूक्लियर एनर्जी का दौर था। तो न्यूक्लियर एनर्जी का दौर ये था कि हर कंट्री दूसरा कंट्री पे क्या चाहता था? अपनी क़ियादत, हुक्मरानी चाहता था। तो ये कोल्ड वार का सिनेरियो भी स्टार्ट हो चुका था अमेरिका बिटवीन रशिया, मींस कि कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के दरमियान। तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर अपनी क़ियादत चाहते थे, पावर हेजमनी, असर व रसूख चाहते थे। तो इसीलिए अमेरिका ने कहा कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान ही रहे, इसको फैलने से बचाया जा सके।
तो उसने ये प्लान मुरतब किया और इसके मुताबिक रशिया और अमेरिका ही इसके हकदार हैं। कोई दूसरा या तीसरा कंट्री इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूजेज में नहीं ला सकता। रिस्पॉन्स ऑफ रशिया, तो रशिया बैरूच प्लान को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि रशिया के मुताबिक ये प्लान सिर्फ अमेरिका की ही फेवर में है, अमेरिका के ही हक में है, क्योंकि अमेरिका ने प्लान किया हुआ है रशिया पर लीड करने का, हुक्मरानी का। तो इस वक्त जो न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के पास है, रशिया के पास है लेकिन उसने न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक नहीं किया। तो दुनिया में अमेरिका खुद ही न्यूक्लियर पावर है और ख़ुद ही वो कह रहा है, बैरूच प्लान को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये लिमिटेड रखा जाए, न्यूक्लियर एनर्जी को फैलने से बचाया जा सके। ये सिर्फ इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। तो इसलिए रशिया जैसे ही अमेरिका बैरूच प्लान को 1946 में इंट्रोड्यूस करवाता है तो रशिया इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है। रशिया न्यूक्लियर टेस्ट, रशिया 1949 में न्यूक्लियर टेस्ट करता है और 3 एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क रशिया एटॉमिक न्यूक्लियर पावर बन जाता है आफ्टर अमेरिका। तो स्टार्टिंग में जस्ट 2 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर थी, सबसे पहले अमेरिका के पास, उसके बाद 1949 में रशिया न्यूक्लियर टेस्ट करके वो भी एक एटॉमिक पावर बन जाता है। तो अमेरिका इसे फिर बुलाता है रशिया को कि आओ बैरूच प्लान को साइन करो कि ये जो न्यूक्लियर पावर है ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे दरमियान रहेगी, यानी कि रशिया और अमेरिका के। हम किसी तीसरे कंट्री को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे एटॉमिक पावर में, और ना ही उसे यूज़ करने का हक हासिल होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर रेस। अमेरिका का बैरूच प्लान इंट्रोड्यूस करवाने के बाद रशिया इसको रिजेक्ट कर देता है और न्यूक्लियर टेस्ट करता है 1949 में। तो जैसे ये न्यूक्लियर टेस्ट करता है, 3 बॉम्ब ब्लास्ट करता है, तो इन दोनों के दरमियान क्या हो जाती है, न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर रेस का मकसद यही होता है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर रूल ओवर करना चाहते हैं, अमेरिका रशिया के ऊपर और रशिया अमेरिका के ऊपर। तो अब कन्फ्लिक्ट ये था कि किसके पास लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल है, किसकी रेंज ज़्यादा है। तो इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर रेस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनती है। इसका मकसद क्या होता है, ये सिर्फ एक सजेस्टिंग एजेंसी है, ये किसी के ऊपर ना ही कोई कंट्रोल रखती है और ना ही किसी को स्टॉप कर सकती है यूसेज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये सजेस्ट करती है कि ये काम होना चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए। तो 1957 में अमेरिका और यूनाइटेड नेशन दोनों मिलके एक नई एजेंसी बनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका डाइवर्स यूज़ को रोका जा सके, लेकिन रशिया इसमें भी इंक्लूड नहीं होता। पर्पस ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का पर्पस क्या होता है जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कुछ सजेशन देती है, उसमें सजेशन ये होती है कि अमेरिका और रशिया दोनों अपना एटॉमिक बॉम्ब डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दोनों ममालिक अमेरिका और रशिया किसी तीसरे कंट्री को एटॉमिक न्यूक्लियर पावर में इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि अपनी पावर शेयर नहीं कर सकते। उनकी पावर सिर्फ उनके ही कंट्री की लिमिट तक होगी, यानी कि वो तीसरे कोई थर्ड कंट्री को एटॉमिक न्यूक्लियर पावर नहीं दे सकते और ना ही बना सकते हैं। जो न्यूक्लियर पावर है ये सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोल्ड वार एंड न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। स्टार्टिंग में देखा जाए तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब है अमेरिका ने ही यूज़ किया अगेंस्ट जापान। उसके बाद 1946 में बैरूच प्लान इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। उसके बाद खुद ही एक एजेंसी बना रहा है
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बना रहा है कि जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जा सके। ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ की ही लिमिट में रखा जाए। लेकिन 1957 के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनने के ठीक 3 साल बाद 1960 में इंग्लैंड भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। अमेरिका की हेल्प से वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जो अमेरिका वो न्यूक्लियर पावर रखने वाले जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, उनको न्यूक्लियर पावर दे रहा है ताकि वो भी न्यूक्लियर पावर बने और इसके अलाइज दोस्त बने, और ये रशिया पे हेजमनी क्रिएट कर सके, उस पर अपना असर और रसूख बढ़ा सके। पहले खुद ही उसके अगेंस्ट है कि न्यूक्लियर पावर को ग्लोबलाइज ना किया जा सके, लेकिन खुद ही वो इंग्लैंड और फ्रांस को दोनों को न्यूक्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा अलाइज बने, दोस्त बने, और ये रशिया पे अपनी हेजमनी क्रिएट कर सके, अपना असर और रसूख बढ़ा सके। और ये जो कोल्ड वार का सिनेरियो, इसमें अगर ये दोनों ममालिक यूके और फ्रांस अमेरिका का साथ देते हैं तो रशिया खुद ब खुद ही बैकअप कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इको इफेक्ट्स इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जैसे ही अमेरिका ने ग्लोबलाइज किया, 2 कंट्रीज़ को एटॉमिक पावर शेयर कर दी, न्यूक्लियर पावर शेयर कर दी, तो न्यूक्लियर पावर शेयर करने की वजह से अब रशिया को थ्रेट हो गया कि 3 न्यूक्लियर पावर सिर्फ एक ही कंट्री के ख़िलाफ़ है, यानी कि यूके, फ्रांस और अमेरिका। ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं, अलाइज बन गए हैं, और तीनों न्यूक्लियर पावर हैं, और मैं सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर, यानी कि वो मुझ पे हेजमनी क्रिएट कर सकते हैं, अपना असर और रसूख बढ़ा सकते हैं, और वो मुझे कोल्ड वार में हरा सकते हैं। तो जैसे ही 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, वार होती है, तो चाइना इसको हरा देता है इंडिया को, तो रशिया ये देखता है कि एशिया में अगर कोई कंट्री है जो कि कम्युनिज़म भी है, उसके ब्लॉक का हिस्सा भी है, अगर मैं चाइना को सपोर्ट करूं और उसे न्यूक्लियर पावर शेयर कर दूं, तो हम भी 2 कंट्री बन सकते हैं। तो 2-3 का मुकाबला तो हो सकता है, लेकिन 1-3 का मुकाबला नहीं हो सकता। तो रशिया किसको सपोर्ट करता है? चाइना को सपोर्ट करता है। जब चाइना को सपोर्ट करता है तो 1964 में, जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 1962 में वार हुई है, लेकिन 1964 में चाइना भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। तो अब एक साइड पे कम्युनिज्म ब्लॉक 2 है, चाइना और रशिया, और दूसरी तरफ क्या? फ्रांस, यूके और अमेरिका। ये 5 कंट्री अब ग्लोबलाइज्ड हो रही है ना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कोल्ड वार हो रही है। कोल्ड वार की भी ग्लोबलाइजेशन हो रही है और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी, यानी कि पहले सिर्फ न्यूक्लियर पावर 2 कंट्रीज़ के पास थी, फिर 3 के पास चलेगी, फिर 5 के पास अब होगी है। अमेरिका, फ्रांस और यूके ये एक साइड पे, रशिया और चाइना एक साइड पे। तो 1964 में चाइना 5वां मुल्क, 5th कंट्री बन जाता है न्यूक्लियर पावर रखने वाला। तो 1964 के बाद 6 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनपीटी 1970, 1970 में एनपीटी बन जाती है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो एनपीटी, ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम था जवाहर लाल नेहरू, उसने एनपीटी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। उसने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि जो न्यूक्लियर पावर है इसको एक्सपेंड होने से रोका जा सके। पर्पज़ ऑफ एनपीटी, एनपीटी का पर्पज़ क्या था? तो इसके जो पर्पजेज़ थे वो भी सेम एज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि अमेरिका पहले ही IAEA एजेंसी 1957 में बना चुका है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो सिर्फ और न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ की जाएगी। न्यूक्लियर पावर को हम पीस प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को श्योर किया जा सके कि न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड ना होने दिया जा सके।
इस ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीटी बनाई गई है, इसके मकासद जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोसेस है ना, इसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि अब 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है, इससे ज़्यादा एक्सपैंड ना हो, इसकी इनरिचमेंट ना हो, यानी कि कोई कंट्री अपना खुद से न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ना कर सके। और जो आर्म रेस है रशिया और अमेरिका के दरमियान, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस थे। जैसे ही एनपीटी बनती है 1970 में, तो न्यू गवर्नमेंट इन यूएस, अमेरिका में एक नई गवर्नमेंट बनती है एंड अ सीरीज ऑफ न्यू एग्रीमेंट्स। तो नए एग्रीमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं विद द क्रिएशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो जो नई गवर्नमेंट आती है अमेरिका के अंदर, वो रशिया के साथ एनपीटी साइन कर लेती है। जो एनपीटी है, ये रशिया, अमेरिका और जितने भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं 5 उस वक़्त तक, ये इसको साइन अप करते हैं। और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम होता है ICBM। इसका मकसद भी ये होता है कि दुनिया को पीसफुल बनाया जा सके, ना कि डिस्ट्रक्टिव बनाया जा सके। नॉन सिग्नेटरीज ऑफ एनपीटी। एनपीटी का नॉन सिग्नेटरीज कौन कौन से है जी? स्टार्टिंग में अगर देखा जा सके तो जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो साइन करते हैं, वो सिर्फ 5 कंट्रीज़ होती हैं, जिनमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके और चाइना। ये पांचों इसको क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। लेकिन नॉन सिग्नेटरीज अभी तक पाकिस्तान और इंडिया इसके नॉन सिग्नेटरीज में आते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर पावर रखने वाले 5 ममालिक हैं इस वक्त, जो कि जिन्होंने अभी तक एनपीटी साइन नहीं किया, और उन 5 ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया दोनों शामिल है जी। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और 1970 में एक और ग्रुप बनाया जाता है, उसका नाम है एनएसजी। एनएसजी का मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब 5 ममालिक के पास न्यूक्लियर एनर्जी है, अब वो डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे, वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे सस्ती बिजली बन रही थी, तो दूसरे कंट्री से उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दी कि हमें भी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल, या तो हमें न्यूक्लियर पावर शेयर करो या हमें सस्ती बिजली दो, ताकि हम भी इसको यूज़फुल ला सके, अदरवाइज़ हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो दूसरे कंट्रीज़ की बार बार डिमांड की वजह से एक एनएसजी ग्रुप बनाया गया। एनएसजी ग्रुप का पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ यही था कि जो दूसरे ममालिक हैं जो कि अपनी सस्ती बिजली नहीं पैदा कर सकते, उनको लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके, ताकि वो न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ ना आए। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सिर्फ 5 कंट्रीज़ तक लिमिटेड रहे, और जो बाकी कंट्रीज़ डिमांड कर रहे हैं उनको जस्ट लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, ना कि न्यूक्लियर पावर शेयर की जाए।